गुड मॉर्निंग क्लास। एक्टिव पैसिव टॉपिक चल रहा था हमारा। लगभग 6 पार्ट्स एक्टिव पैसिव के बन चुके हैं वीडियोस के, आपने देखे होंगे शॉर्ट वीडियोस, और हम लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया था टेंस के अकॉर्डिंग। डबल ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हमारा लास्ट वीडियो में स्टार्ट हुआ था। इंट्रोगेटिव को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो यस और नो टाइप के जिनके आंसर्स होते हैं वो, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले। सेकंड WH वर्ड वाले, और थर्ड था WH वर्ड जो कि बाय हुम, एक अलग से उसका थोड़ा सा पैटर्न है चेंज, तो एक उसको हमने रख दिया था। अब हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किए थे, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हमने इज, एम, आर, डू, डज, डिड वाले सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे। उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे कि डू डज है तो इज, एम, आर किस तरह से यूज होगा, डिड है तो वॉज वर्ब कैसे यूज होगा। तो अब हम उसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो हम ले रहे हैज, हैव, हैड का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में अगर ये है तो हम पैसिव में बनाते टाइम उसको किस में चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हैज, हैव, हैड लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, फिर बीन, जैसा कि मैंने पहले टेंसेस के अकॉर्डिंग जब रूल्स पढ़ाए थे उसमें कहा था कि जब हम परफेक्ट के सेंटेंसेस चेंज करते हैं, स्पेशली हैज, हैव, हैड, तो हम बीन वर्ड को यूज करते हैं वर्ब। तो ये आ जाएगा बीन और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है Have you done that work? Have you done that work? अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है that work, वो काम, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब ये हैव, स्टार्टिंग तो हैव से हो रही है, इसको नहीं टच करना है। हम इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा? हैज। हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। क्लियर? हैज जो सब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट में बना वो। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ होने वाला यूज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ था वो। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज, हैव क्या आपको समझ में आ गए? अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो हैड का ले रही हूँ। ठीक है, हैड यू रीड द राम चरित मानस। ठीक है, अब हम फिर से इसको, अब हैज, हैव में तो ये देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। हैड में तो हमें वो भी नहीं देखना, हैड है तो हैड का हैड ही लगाना है। ठीक है, हैड द राम चरितमानस बीन, थर्ड फॉर्म लगानी है। रीड की तीनों फॉर्म, रीड, रैड, रेडी होती है, तो बीन
read by you। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव में हमने जो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो हम चेंज कर रहे थे उसमें डू डज रीड भी ले लिया, हैज हैव हैड भी ले लिया, और अब हम ले रहे हैं अदर हेल्पिंग वर्ब। अदर हेल्पिंग वर्ब पहले क्लियर कर देते हैं कि अदर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अदर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा जिससे स्टार्ट होगा? इज, एम, आर, was, were, मॉडल्स। ठीक है, अगर ये है तो जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ऑब्जेक्ट को देखकर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, लेकिन बीन जो यूज़ कर रहे थे उसकी जगह बीइंग और बी वर्ड यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बीइंग कब यूज़ होगा? जब इज, एम, आर, वॉज, वर होंगे, और बी कब होगा? जब मॉडल्स होंगे। क्लियर? अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आर यू ब्रिंगिंग टी? यू था इसलिए प्लूरल फॉर्म के लिए आर लगाया, अब यहाँ पे टी है तो सिंगुलर फॉर्म है, इज टी। आईएनजी है तो हमें बीइंग लगाना है, इज टी बीइंग। थर्ड फॉर्म ब्रिंग की क्या होगी? ब्रॉट, ब्रॉट बाय यू। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, was he singing a song? क्या बनेगा इसका पैसिव? अ सॉन्ग आएगा तो ऑब्वियसली वॉज से स्टार्ट होगा। वॉज अ सॉन्ग बीइंग sung by him। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, is he bringing some toys? पीछे का ऑब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी मैटर करना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जो प्रीवियस सेंटेंस था यहाँ पर मैंने बताया था कि यू के अकॉर्डिंग आर लगा, लेकिन टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज यूज़ किया। उसी तरीके से इसमें भी है, ही के अकॉर्डिंग हम इज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टॉयज के अकॉर्डिंग हम आर यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? आर सम टॉयज being brought by him। क्लियर? लास्ट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एम से रिलेटेड। एम आई ईटिंग फूड। क्या बनेगा? फूड इज बीइंग, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
is food being eaten by me? क्लियर? तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस थे क्वेश्चन से रिलेटेड, जिनके आंसर यस या नो में हो सकते थे, इन ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, इनको हमने चेंज करके लॉट ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर किया, समझ लिया कि कैसे हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम WH वर्ड से रिलेटेड कुछ देखेंगे, ठीक है? तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये हमारे लेसन 6 है। इसमें मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था। स्क्वायर रूट तो बाद में, पहले कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसको अगर 2 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई कर, 2 टाइम का मीन उसी नंबर को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर का, जैसे 1 2 3 4 5 एसेट्रा। क्लियर? अब मैं आपको इसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, इसमें प्रॉपर्टीज़ बताई थी स्क्वायर नंबर की, कि जैसे कि लास्ट में 2 3 7 इस टाइप से हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको इसमें कुछ बताया था। 2-3 प्रॉपर्टी और रह गई थी आपके। इसमें देखना जो 10th मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है? लेंथ बेस, लेंथ आपकी जो हाइट होगी वो बेस, और ये किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है? अब इसमें लेंथ ब्रीथ और लेंथ ब्रीथ नहीं, बेस और हाइपोटेनियस। अब इसमें यहाँ पर हाइपोटेनियस ऐसा कुछ इसमें नहीं है, इसमें आपको सिर्फ बताना है क्योंकि इसमें भी स्क्वायर की फॉर्म में होती है। तो जैसे कोई भी होता है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे ये है, अब इसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी, जैसे उस पाइथागोरस में हम क्या पढ़ते थे? 3 टर्म्स होते हैं। जैसे ये होता है आपके बेस, ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो गया, और इसकी जो हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? इन दोनों से क्या होती है? कंपेरिजन में ग्रेटर होती है। इन दोनों के कंपेरिजन में ग्रेटर होती है। और एक रूल ये भी होता है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के इक्वल में होता है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला कि इन दोनों के जो स्क्वायर का सम, ये ट्रिपलेट यहाँ क्यों है? ये बिकॉज हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये ट्रिपलेट इसमें भी यूज़ हुई है, ठीक है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इन दोनों के जो स्क्वायर का सम है वो हाइपोटेनस मीन्स सी के स्क्वायर के सम के इक्वल में होता है। अगर नहीं है तो इसका मीन्स ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो यहाँ पर नहीं हो रही है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपके देखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें यहाँ पर इंटीजर एक्स वाई जेड, यहाँ पर आपके एक्स वाई जेड दे रखा है। मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ले लिए आज सेम, ठीक है? वेरी कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसमें इसमें जैसे एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्म दे रखी है कि उसको आपको कैसे फाइंड करना है, कि कोई एक नंबर दे रखा है पाइथागोरस ट्रिपलेट से। जैसे आपके क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि आपको एक नंबर दे रखा है, जैसे 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर होंगे, कौन से भी जो भी, मतलब ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये कोई सिमिलर जरूरी नहीं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सिर्फ बता रही हूँ कि 3 नंबर है। इसमें आपको जैसे आपको 1 ये 2 दे रखा है, अब आपको अदर के 2 फाइंड करना है, ठीक है? तो कैसे होगा ये चीज़ बता रही हूँ कि इसमें एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ लिखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है? ट्रिपलेट्स। अब इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट में इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ यहाँ पर 2m। इसको सॉल्व कैसे करना है? जैसे वो नंबर दे रखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट नंबर 2m, फिर सेकेंड हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड हो जाएगा आपका m स्क्वायर 1 प्लस, मतलब ये जो पूरी होती है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के बेस पर है। मतलब आपको कोई भी नंबर फाइंड करना हो, जैसे अदर 2 नंबर फाइंड करें तो कैसे नंबर फाइंड करें, तो इसमें आपको वैल्यू पुट ऑन करके नंबर फाइंड
करने, ठीक है। और जैसे हम ज्योमेट्री में जैसे हम वो पढ़ेंगे बेस ये पढ़ेंगे तो वो चीज़ उसमें आपको क्या करना है, a² + b² = c²। जैसे हमें बेस फाइंड करा तो हम हाइपोटेनस में से लेंथ माइनस कर देंगे, वो सब आगे, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें देखना जैसे एक नंबर है, इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा भी देती हूँ किस टाइप से ये आ रहा है। जैसे इसमें देखना कि राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर 8। अब यहाँ पर 8 स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा मतलब इन तीनों वैल्यू में से, जैसे A B C तीनों वैल्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 8, तो बाकी के अदर के जो 2 नंबर है वो आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको इसको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देखना m, यहाँ पे वैल्यू दे रखी 8, ठीक है। तो पहले आप चेक करना, सबसे फर्स्ट हमें m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 2m है, इसका मीन m की जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 8 आ रहा है, ना। अब यहाँ पर तीनों में से किसकी वैल्यू 8 है वो आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, अब 2m = 8, चेक कर लो आप। 8 अपॉन यहाँ पर 8/2, डायरेक्ट 4 नहीं लिखूँगी, तो ये हो जाएगा 4। m की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि m × 2m है, तो इसका m की 4 है तो 4 × 2 कितना हो गया 8, तो इसका मीन्स आपकी एक नंबर 8 यहाँ पर है। अब हमें अदर के 2 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट, ये तो आपके फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड m = 4 है और जो हमारे रियल नंबर दे रखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना एक बार, 2m = 2 × 4, ये 8 आ गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर है m² - 1। अब m² - 1 करना है, इसको कैसे करोगे। अब यहाँ पर m है, m की वैल्यू हमारे 8 नहीं आ रही है 4, तो यहाँ पर 4 ही लेना, 4² - m, 4²। अब डायरेक्ट 4 में से 1 माइनस नहीं करना है, क्या करोगे 4 का स्क्वायर 16 - 1 = 15। अब नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर यूज़ करना हो। अब जैसे ये नंबर भी फाइंड करना है, m² + 1, तो यहाँ पर m की वैल्यू फिर से हम क्या लेंगे 4² + 1, तो यहाँ पर 16 + 1 = 7। अब देखना फर्स्ट नंबर हमारे ये, सेकंड ये और थर्ड ये, इन तीनों को आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है। वैसे हो जाएगी क्योंकि इनसे ही मैंने फाइंड किया, क्योंकि हमने यहाँ पर ही चेक कर लिया ना कि 4 वैल्यू है, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसमें इसका मतलब ये, और आगे के हमने नेक्स्ट 2 नंबर भी फाइंड कर लिए। तो भी एक बार आप वेरिफिकेशन के लिए इसको चेक करना हो। चेक कैसे करेंगे, इसका सम करना है और इसका सम करना है, इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है, 8 का स्क्वायर का सम करना है, 15 के स्क्वायर का सम करना, और इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल में होना चाहिए, तभी आपके ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई होगी। तो आपके इसमें नंबर क्या हो जाएंगे, लिख देना। सो नंबर विल बी 8, 15 एंड 17, ठीक है। ये हो गए आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसमें जैसे आगे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, वो हम कर लेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमें कोई किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो और वो भी मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको करना नहीं, डायरेक्ट हमें स्क्वायर फाइंड करना है। 30 तक तो आपको ओरल लर्न होनी चाहिए। और आगे के हमें जैसे कैसे फाइंड करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन, जैसे 39 × 39 नहीं करें, जैसे ऐसे एग्जाम्पल है आपके 39 स्क्वायर। अब इसका मुझे 39 का स्क्वायर करना है, लर्न हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको 39 × 39 करोगे आप ऐसे ही करोगे, बट यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, आपको इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है। 39 स्क्वायर है, एक आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो, आगे आपके एलजेब्रिक पढ़ाऊँगी उसमें आएगी आइडेंटिटी। अभी तो आप थोड़ा देख लो, 39 स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म है, इसको आप क्या करोगे 2 डिजिट में डिवाइड कर, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। जैसे 30 वी कैन राइट 30 + 9 ऐसे लिख सकते हैं हम, और स्क्वायर 30 + 9, हमने 39 को क्या कर दिया 30 + 9, सम तो 39 ही हो रहा है ना, सम हमारे वही होना चाहिए, और इसको 2 पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब इसको बांट दिया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज़ होता है, इसमें एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी एक आइडेंटिटी है। ऐसे एक a माइनस बी में भी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है, वो आगे की है, वो आगे आपको मैं पढ़ा दूंगी। इसमें यहाँ पर देखना 30 प्लस 9, अब यहाँ पर a और b, इसका मीन्स 30 क्या है a और b क्या है यहाँ पर 9। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी a की वैल्यू है, जो a में यहाँ पर आपको क्या करना है 30 यूज़ करना है और 9 b में यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है 9। ठीक है, अब इसी फॉर्म ये इसका एक्सटेंड है, मतलब ये एक्सपेंड हो रही है, a प्लस बी को किस इस टाइप से इसको एक्सपेंडेड किया है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट ऑन करके देखते हैं कि हमारे वैल्यू आती नहीं आती है। ए स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर, क्लियर। 2ab वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होते बीच में मल्टीप्लाई है 2 इंटू ए की वैल्यू फिर से हमारी क्या आ गई 30 और यहाँ पर b की वैल्यू हमारे क्या है पर 9 और b स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, ये 9 का स्क्वायर है, फिर 9 होल स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो। अब 30 का स्क्वायर करना है, अब 30 इंटू 2 नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30 9 और लास्ट के 00, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे 6 और 6 इंटू 9 54 और 54 और 540 और प्लस 81। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 2 नहीं करना है, यहाँ पर 9 इंटू 9 स्क्वायर कर रहे हैं ना हम 81। अब इन तीनों का आप सम कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 1 12 और 9 और 4 15 और 15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे 1521। ये क्या हो गया 39 का स्क्वायर। अगर आपको डाउट हो तो फिर से आप 39 इंटू 39 करके देखोगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से विदाउट मल्टीप्लिकेशन करके भी इस फॉर्मूले से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सब टाइप से स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये जितने भी हैं एक एग्जांपल अपने नोटबुक में नोट कर लेना और इसके आगे जो एक्सरसाइज के वो मैं करवा दूंगी। अब स्क्वायर रूट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद उसके फीचर्स बताए थे, उसके बाद एक रिसेंटली जो एग्जाम्पल आया था नेपाल का वो बताया था। अब उसके बाद भी अपने क्लियर हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसको एडॉप्ट कब किया गया, उसके बाद उसको एनेक्टेड कब किया गया। एनेक्टेड का मतलब इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना, और हम इसको कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने क्लियर हो चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है और उसमें क्या लिखा गया है। यानी कि कह सकते हैं कि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी कह सकते हैं, जिसको देखकर हमें हमारे संविधान के बारे में पता चल जाता है कि हमारे संविधान में कितनी मौलिक बातें लिखी हुई है, कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है, जो किसके लिए, हम लोगों की भलाई के लिए, हमारे लिए ही वो कानून बने हुए हैं, हमारे लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो इसमें जो अपने लास्ट पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने नया पैराग्राफ आता है प्रीरेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीरेम्बल का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। जैसे आप हिंदी में कोई निबंध लिखते हो तो स्टार्ट में उसकी क्या प्रस्तावना लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर भी क्या कर रखा है, एक उसका बेस बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी प्रस्तावना लिख रखी है। ये आपके नहीं दे रखा है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है कि कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है कि उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना लिखी हुई थी, तो हमने भी उनको क्या किया है, फॉलो किया है, और उस बेस पर हमने भी अपनी प्रस्तावना बनाई। लेकिन हमारी प्रस्तावना में इतने अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, इतने मौलिक शब्द कि एक एक शब्द का मतलब कि अर्थ इतना अच्छा निकलता है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि हमारे देश में इतनी उच्च स्तरीय भाषाएं संविधान में यूज़ की गई है। तो जो लैंग्वेज ली गई है वो किसी और संविधान से
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और जो इसका बेस लिया गया है कि संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको ये पता है कि सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है, भारत का ही है। कि इसमें कितने आर्टिकल्स है क्या है ये मैंने आपको पहले बता रखे थे। अभी जो मैंने नया चेंजेस जो हुआ है, अभी इसमें पहले अपने 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, तो उसमें चेंजेस हो गए हैं। अब आप लिख देना, आपको लिखना है तो 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो गए, ये नए चेंजेस हो गए हैं। तो अब हम इसकी ये आपकी बुक में कहीं नहीं दे रखा है, ये मैंने आपको बेसिक बताया है जो जनरल नॉलेज के लिए काम आता है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन्स विद अ ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी। क्या दे रखा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू का मतलब सामान्य जो मूल्य है और विचारधारा है उसके आधार पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ होता है। दिस इज कॉल्ड द प्रीरेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको क्या कहा गया, संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। एंड इट कंटेन द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। क्या दे रखा है, इस कंटेंट के ऊपर, इस फिलोसॉफी के ऊपर, इस विचारधारा के ऊपर पूरा का पूरा संविधान बनाया गया है। बिल्ट का मतलब क्या, बनाना। पूरा संविधान किस बेस पर बनाया गया है, ये जो आपको प्रस्तावना दे रखी है इस बेस पर बनाया गया है। द प्रीरेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज हियर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरनिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हर वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग निकलता है आपके लिए। हम भारत के लोग पूरी आत्मा से हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं, यानी कि उनको देते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग है सोवरेन, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। सोवरेनिटी जिसको बोलते हैं, संप्रभुता। किसी भी देश का निर्माण होता है, कोई भी देश बनता है तो उसके लिए सोवरेनिटी, संप्रभुता होनी आवश्यक है। अगर हमारे पास सोवरेनिटी नहीं होती है तो हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकता है, स्वतंत्र देश नहीं बन सकता। सोशलिस्ट, समाजवादी भी होना चाहिए, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक मीन्स गणतांत्रिक। तो ये सारी विशेषताएं हमारे संविधान में दे रखी है और इसी बेस पर हमारा संविधान बना है। अब फर्स्ट दे रखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या दे रखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, सभी नागरिकों को सिक्योर, सुविधाएं प्रदान करना, सुरक्षा देना। जस्टिस, न्याय किस किस में मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि ऑल ओवर सारे क्षेत्र में आपको न्याय मिलना चाहिए। लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आपको, थॉट, विचारों, थॉट का मतलब भी आपके विचार ही होता है, एक्सप्रेशन का मतलब भी आपके जो बिहेवियर कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, बिलीफ, विश्वास, फेथ और वर्शिप, पूजा की, धर्म की, सारी चीज़ों की स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे रखी है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपकी और पता चल जाएगा। इक्वलिटी का मीन्स क्या होता है, समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग ऑल देम। क्या दे रखा है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, समान अवसर, समान काम के लिए समान वेतन। एक मैंने तुमको ये पढ़ाया भी था, वो अपन और आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है समान अवसर, सभी लोगों को काम करने का समान अवसर मिलना चाहिए। एंड टू प्रमोट अमोंग देम, और सबको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारे की भावना, इसको ब्रदरहुड भी कह सकते हो आप, ठीक है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डाइनिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दे रखा है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, और इंटीग्रिटी का मीन्स होता है अखंडता, यानी कि एकता और अखंडता की भावना बनाए रखना। आप लोगों ने लेसन पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या है, यूनिटी। क्या है, यूनिटी। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, ये हमारे देश में बता रखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि एकता और अखंडता की भावना भी होनी चाहिए। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, क्या दे रखा है, हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय एडॉप्ट, स्वीकार करना,
enact and give to ourselves this constitution, हमारे लिए उसको स्वीकार कर लिया था, enact कर लिया था, लेकिन implement नहीं किया था। संविधान बन गया था, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ 26 नवंबर को तो क्या किया गया था? अडॉप्ट और एनेक्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये आपके ऊपर बता दिया यहाँ पर, इम्प्लीमेंट ऑन जनवरी 26 19, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बता दिया 26 नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो इसमें और क्या दे रखा है। नाउ वी शेल अटेम्प्ट अ ब्रीफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ व्हाट द प्रीएम्बल सेज। क्या दे रखा है प्रीएम्बल में, क्या कहा है उसमें? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, टू हियर बाय, हम भारत के लोग इसको एडप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड इन अ टोटली बाय द पीपल एंड दैट इज ड्रो इज ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। क्या दे रखा है? इम्प्लीमाइज, यानी कि जब इसको लागू किया गया था उसके बाद जब प्रिपेयर्ड, पूरा प्रिपेयर्ड हो गया था, उसके बाद टोटली यानी कि पूरी तरह से भारत के लोगों ने उसको क्या कर दिया था? एक्सेप्ट कर दिया था। एंड दैट इज ड्रोज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के लोगों को इसकी क्या मिल गई थी? अथॉरिटी मिल गई थी कि ये संविधान किसके लिए बनाया है? आप लोगों के लिए बनाया गया है। और इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस जो भी लिखे हुए हैं वो किसके लिए हैं? आप लोगों के लिए बन गए हैं। और अब हमको इसकी गरिमा का ध्यान रखना है। संविधान का कोई अवहेलना नहीं कर सकता, कोई उसमें लिखी हुई बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो हमको इसको क्या करना है? इसका रेस्पेक्ट करना है और इसका आदर करना है। अब देखो इसमें कुछ बेसिक आपके फीचर्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स और बाद में दे रखे हैं, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स दे रखे हैं। ये मैंने आपको पहले बताए थे, 14 बेसिक फीचर्स बताए थे, उसमें से कुछ दे रखे मैंने ऊपर भी इनको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और कंटिन्यू डिस्क्राइब करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या है। तो कंटिन्यू चलेंगे, अभी मैं स्टार्ट करूँगी तो ये पूरा होगा नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी फीचर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 1 का पार्ट 13 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चल रहा था, आज इसका एंड पार्ट है, मतलब ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया था बट इसका एक पैरा रह गया था। आपके जो असाइनमेंट वर्क के नीचे एक पैराग्राफ और दे रखा है, ऐड किया है उसको, फूड फ्रॉम एनिमल्स। मतलब एनिमल, इस पूरे लेसन में हमने क्या पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होता है, अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे वर्क करते हो, ये चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद अब जो नेक्स्ट लास्ट छोटा सा पैराग्राफ ऐड किया है कोर्स में, और वो है फूड फ्रॉम एनिमल। मतलब ये कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो एनिमल्स को रियरिंग करके, रियरिंग यानी देखभाल करके, एनिमल्स को पाल के आप कैसे उनसे अपना बेनिफिट निकाल सकते हो या अपना बिजनेस कर सकते हो या फ़ायदा निकाल सकते हो, तो उसके लिए पढ़ेंगे। जैसे ये असाइनमेंट दे रखा है, उसके बाद में आपका नीचे से छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। इसको रीड करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैन हैज़ बिन कीपिंग एनिमल्स सिंस टाइम्स इममेमोरियल, मतलब ये कि एंशियंट, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से एनिमल्स को कीपिंग का मीनिंग है उसको देखभाल करना और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट को बेचना या उससे हमारा घर चलाना। वी कीप सम एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। For instance, milk and milk product are obtained from cattle, horses, camels and bullocks are used for transportation। मतलब ये कि हम एनिमल्स को पालते हैं, हम उन्हीं एनिमल्स को पालते हैं जिनसे हमको बेनिफिट होता है, फ़ायदा मिलता है। एक बात अलग है कि हम कुछ एनिमल्स को बिना बेवजह, बिना ऐसे भी पालते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम पैरोट को रियर कर रहे हैं या डॉग को पाल रहे हैं, तो उनसे हमको बेनिफिट नहीं मिलता है बिज़नेस के पर्पज़ से। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बिज़नेस या पैसे, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको रियर करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कैटल हो गया, कैटल वही होते मवेशी यानी पालतू पशु। हॉर्सेस को पालते ही है। कैमल्स एंड बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब हॉर्सेस को क्यों पालते हैं? तो घुड़सवारी के लिए,
कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे हॉर्सेस को अवेलेबल करवाया जाता है। फिर कैमल को इसलिए पालते ताकि उनके ऊपर का जो हेयर्स होते हैं वो भी रिमूव आउट कर सकते हैं। ऊँट का जो दूध होता है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। तो कैमल्स को पालते हैं, उसके साथ ही बुलॉक्स लिखा है यहाँ पे, बुलॉक्स को पालते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट डेट मीन कैमल हॉर्स को ट्रांसपोर्ट के लिए भी पालते हैं, यानी कि उनके ज़रिए हम हमारे भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो इन सारे एनिमल्स को हम क्यों पालते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। बुलॉक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर। आपको पता है प्लॉइंग, हल जोतने के लिए भी बुलॉक्स के पेयर काम में आते हैं। कैटल डंग इज़ यूज्ड एज मैन्योर। कैटल डंग, जिन कैटल्स को हम पालते हैं उनसे मिलने वाला डंग यानी उनका एक्सक्रीटा मटेरियल, जो वेस्ट आउट मटेरियल होता है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? एज अ मैन्योर। मैन्योर का मीनिंग है फर्टिलाइज़र जैसे होता है जो केमिकली कंपाउंड होता है, मैन्योर जो होता है वो फुली ऑर्गेनिक होता है। ऑल्सो एनिमल्स स्किन इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग अ वेराइटी ऑफ लेदर गुड्स। कुछ एनिमल्स को लेदर यानी स्किन के लिए भी पालते हैं। शीप आर यूज्ड फॉर वूल एंड मीट। शीप, भेड़ों को हम क्यों पालते हैं? मीट के लिए और वूल के लिए। उनकी स्किन पर जो मिलता है वो वूल होता है। डॉग हैज़ बीन यूज्ड बाय मेन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज लाइक सिक्योरिटी। डॉग को भी पालते हैं तो उसके पीछे भी एक हमारा अच्छा बेनिफिट है और वो है सिक्योरिटी। अगर उसको घर पे बांध के रखेंगे तो बोलते हैं हम डॉग एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एनिमल है, या वफादार जो होता है, अच्छे से सिक्योरिटी हमारी कर सकता है, हमारे घर की देखभाल कर सकता है। एंड कंपनी एज अ पेट, just as the food crops are obtained from the plant, similarly the food is obtained from the animal। जैसे कि प्लांट से हमको फूड मिलता है वैसे कि वैसे एनिमल से भी मिला जाता है। The animals that give us milk, egg, meat have to be looked after। Fish are also an important sources of food for us। ये सारी चीज़ें जिनसे हमें फूड के रूप में इनको हम पालते हैं। The keeping of animals for specific purpose is known as domestication। Domestication means इनको पालना। डोमेस्टिक यानी घरेलू, इन एनिमल्स को पालना वो भी अपने पर्पस के लिए, तो उसको बोला जाता है डोमेस्टिकेशन। ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक। कैटल, बफेलो, शीप, पिग्स एंड कैमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक वेल्थ ऑफ अवर कंट्री। ये कि इन एनिमल्स को पालने से हमारा जो इकोनॉमिकल जो बिजनेस होता है वो पर्पस पूरा हो जाता है। हमारे पूरे देश में इन एनिमल्स को पाला जाता है जिनसे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ एनिमल। एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसमें सिर्फ एनिमल्स को कैसे पालना और उनसे बिजनेस कैसे करना उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? लाइव स्टॉक इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है? तो हनी कॉम से हमें हनी मिलता है, तो हम उसको भी पालते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री। द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ वेरी यूजफुल टू हेल्प अस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग्स, मीट, वूल एंड लेदर। ये मेन चीज़ें होती है जिनको लेने के लिए हम एनिमल्स की देखभाल करते हैं, और एनिमल्स की देखभाल करने को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आप इसमें नोट्स में क्या लिखोगे? एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन और इसमें किन किन चीज़ों को प्रोडक्शन या ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, तो ये लाइन लिख देना। उसके बाद इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका। जितने क्वेश्चन आंसर्स आपसे होते हैं बुक में ढूंढ के आप टिक राइट, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन आप बुक में ही फिलअप कर देना, और उसके बाद जितने आपको बुक में से मिल जाते हैं आप उनको करने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ, मैं इसी के साथ आपका सेकेंड लेसन आज कंटिन्यू करूँगी जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका पार्ट 1 है, आज से लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका पार्ट 1 हम ले रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पूरे लेसन में, जैसे फर्स्ट लेसन में क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में रीड किया था, अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज, और ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है, ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या एक एलिफेंट हो, वो सब किस में आते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, तो इसमें इस लेसन में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, यानी कि वो जो सिर्फ स्मॉल साइज़ के होते हैं, टाइनी साइज़ के होते हैं, जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड एंड फो, यानी फ्रेंड यानी फ्रेंड्स दोस्त, और फो यानी जो हमारे यूज़फुल नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में ये है कि कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं तो कुछ हमारे फो होते हैं, मतलब कुछ से हमें बेनिफिट होता है तो कुछ से हमें हार्मफुल भी होते हैं। कुछ एक होते हैं जिनसे डिजीज़ होती है, बीमारियाँ होती हैं, तो वो हमारे लिए फो कहलाते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली विद नेक्ड आइज।
जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आंखों का मीन्स है बिना माइक्रोस्कोप से, सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। उनको सिर्फ तभी देखा जाता है जब उनको मैग्नीफाई किया जाता है। मैग्नीफाइंग का मतलब है माइक्रोस्कोप की हेल्प से दो मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच किसी सेक्शन को रख के उसको माइक्रोस्कोप में आई पीस की हेल्प से देखना, वो कहलाता है मैग्नीफाइड। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। सब ये जो माइक्रोस्कोप है ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उनका हैंडमेड था। 9th में अब आप और पढ़ोगे, कहीं ना कहीं रॉबर्ट हुक का इस लेसन में भी नाम आने वाला है, तब और डिटेल में बताऊंगी। माइक्रोस्कोप का यूज़ किया उन्होंने, उनको पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो बहुत ही टाइनी साइज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बड़ा करके उसको देख सकते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। To observe them, microscope of different magnification have been used to observe the small organism. Such living organism are known as microorganism. ये definition हो गई इसकी कि ऐसे organism जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी साइज़ बहुत कम होती है, उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल यानी बहुत ज़्यादा छोटा, टू बी सीन विद द नेक्ड आइज एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। इतने छोटे भी होते हैं कि उनको आंखों से देख सकते हैं, और इतने ज़्यादा छोटे भी होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब मीनिंग क्या है? जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स और लिविंग थिंग्स की स्टडी करना बायोलॉजी की साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, जिसमें लिविंग थिंग यानी एनिमल, प्लांट और ह्यूमन की स्टडी की जाती है। माइक्रो का मतलब बहुत ही टाइनी साइज़ के, तो टाइनी साइज़ के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए साइंस की जो ब्रांच है, दैट मीन्स उसका नेम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करो, एक तो माइक्रोब्स की और एक माइक्रोबायोलॉजी की। मतलब माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर द अबव क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे आपके जो 3 एक्टिविटीज़ दे रखी है, नेक्स्ट क्लास में उसको शॉर्ट में समझाऊंगी मैं, आप आगे पढ़ के आना उसको, क्योंकि मैं एक्टिविटीज़ को शॉर्ट में लूँगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तब तक आप इसको पढ़ के आना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। संश्लेषित रेशों के अलग अलग प्रकार पढ़े थे हमने। अब है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, कि संश्लेषित रेशों के गुण कौन कौन से हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं बहुत प्रचलित होते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं, सूखने में आसानी होती है, यानी कि जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और इनका रखरखाव भी सुविधाजनक होता है। इसलिए हम संश्लेषित रेशों का उपयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। प्लास्टिक का उपयोग हम दिन ब दिन हर कार्य मतलब हर चीज़ों में करते हैं, भले ही वो आपके किचन का आइटम हो या घरेलू कोई भी आइटम, हर आइटम जो भी है वह प्लास्टिक का बना होता है। उसका कारण ये कि हमें यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो आज प्लास्टिक के बारे में, जैसे आपके घर में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। आप देखते हो हर चीज़ प्लास्टिक की होती है। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची बनाओ। आप भी घर पर एक सूची बना सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक का उपयोग आज कितना अधिक हो रहा है। अच्छा, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक जैसा हमने पहले पढ़ा था कि वह इकाइयों से बना है। जैसे आपने एक उदाहरण लिया था माला वाला, हार वाला, जिसके अंदर एक एक मन का जुड़ा हुआ है। एक पेपर क्लिप वाला भी पढ़ा था, एक एक क्लिप से हमने एक श्रृंखला बनाई थी। उसी प्रकार यह भी बहुलक है और एक एक इकाइयों से बना है। देखो,
प्लास्टिक सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। जितने भी प्लास्टिक है उनकी जो इकाइयों की व्यवस्था जो होती है एक प्रकार की नहीं होती। एक देखो, एक होती है रेखीय, जो आपके सामने देखो रेखीय, ये पूरी रेखा में एक एक इकाई जुड़ी हुई है। और दूसरा होता है क्रॉसबद्धीय, है ना, यानी कि तिर्यक बंध, यानी कि क्रॉसबद्धी होता है। क्रॉसबद्ध के अंदर क्या होता है, एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं। तो ये इनकी इकाइयों के जोड़ने का क्रम है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। अच्छा, प्लास्टिक जो होता है हमें सभी आकारों और सभी साइज में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, सभी साइज और सभी साइज, भले छोटे ही साइज हो या बड़ी साइज हो, आकार कोई सा भी हो, वह हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को कोई भी आकार हम आसानी से दे सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, वापस बनाया जा सकता है ना, रिसाइकल। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त प्राप्त भी किया जा सकता है। अच्छा, इसे अलग रंगा भी और पिघलाया भी जा सकता है। प्लास्टिक को अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता है और पिघलाकर नई वस्तु भी बनाई जा सकती है। इसे बेलनाकार चादरों में चादर भी बनाई जा सकती है और तार भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब हम इसको हर आकार और हर साइज के अंदर आसानी से ढाल सकते हैं। आपने पॉलीथीन का उपयोग करते हुए देखा होगा, बाजार से कोई भी आइटम लाते हैं हम पॉलीथीन में लेकर आते हैं ना। पॉलीथीन के अंदर पॉलीएथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। ये पॉली प्लस एथीन से बना हुआ है, यानी कि पॉलीथीन का उपयोग हम जो भी मार्केट से कोई भी वस्तु लाते हैं तो उसको हम पॉलीथीन में लेकर आते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ जा सकती, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। प्लास्टिक की अलग अलग वस्तु होती है, यानी कि दो प्रकार का प्लास्टिक हम समझ सकते हैं। एक जो आसानी से मुड़ जाता है और एक जिसको मोड़ने पर वह टूट जाता है ना। देखो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जो आसानी से टूट जाता है और कुछ आसानी से मुड़ जाता है। देखो, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी कि सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। गर्म करने पर कोई भी प्लास्टिक गर्म करने पर वह सरलता से मुड़ जाता है या उसकी आकृति बदल जाती है ना। उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। याद रखना परिभाषा, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, विकृत हो जाता है, उसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपके पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन जैसे हमने थैलियों का पढ़ा था जिसका उपयोग करते हम, पॉलीथीन और पीवीसी ये दो प्रकार के प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, क्योंकि गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं। इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, इनका उपयोग हम किस किस में करते हैं? खिलौने में, कंघियाँ में, है ना, और आदि बहुत सारी वस्तुओं के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। हम अगर एक बार कोई चीज़ बना लेते हैं, सांचे में डालकर अगर एक बार कोई चीज़ बना लेते हैं तो दूसरी बार हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि ये कड़क होते हैं, जो मोड़ने पर टूट जाते हैं, यानी कि इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिकों को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। अब देखो, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि ऊष्मा का प्रवाह इसके अंदर नहीं होता है। जैसे हम तार देखते हैं, तार के ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण होता है, अगर वह प्लास्टिक का आवरण नहीं हो, हम छू ले तो क्या आएगा? करंट आएगा, विद्युत आएगा ना, उसमें अंदर गुजरती है। तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है। और यह बिजली के स्विच, जैसे हमारे स्विच होते हैं ना बटन, तो ये जो कड़क कड़क होते हैं, ध्यान दिया होगा कभी आपने, तो ये प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है? बेकेलाइट।
बेकेलाइट कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि बिजली का कुचालक होता है। यह बिजली के विभिन्न स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे, आपने घर में किचन के बहुत सारे हत्थे देखे होंगे प्लास्टिक के होते हैं, आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। और मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। आग का प्रतिरोधक यानी कि अग्निशमक जो ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा आग बुझाने वाले का एक अलग परिधान होता है, उसके ऊपर भी मेलेमाइन का एक लेप होता है ना। तो ये मेलेमाइन एक प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइल्स भी आजकल इसकी आ रही प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है और आग का प्रतिरोधक भी है। आप देख सकते हो नीचे बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। ये सारी वस्तुएं जो ये बेकेलाइट की बनी हुई है ना। अच्छा, अब है क्या विकल्प पदार्थ, यानी कि प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, आज के समय की बात कर रहा हूँ, कोई भी खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोच तो प्लास्टिक पात्र में सुविधाजनक लगता है। हम कोई भी आइटम है इस प्लास्टिक का उपयोग अधिक कर रहे हैं। इस कारण उनका हल्का भार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका हल्का भार है, यानी कि हल्का होता है, कम कीमत, सस्ता होता है, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होती है। तो हम प्लास्टिक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये भार में हल्का होता है, सस्ता होता है और इस उपयोग में आसान होता है। अच्छा, धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी हो रहा है। कार, वायुयान, हवाई जहाज वगैरह, अंतरिक्ष यान वगैरह आदि में भी इसका उपयोग होने लग गया। प्लास्टिक उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुओं आदि का से भी गिनना प्रारंभ करें तो प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग हैं। आज हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कल हम प्लास्टिक के उपयोग गुण के बारे में पढ़ेंगे हैं। आज जो भी पढ़े हैं आप लोग घर पर एक बार रीडिंग कर लेवें। थैंक यू वेरी मच।